तो चलिए गाइस, आज हम नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। हमारा नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करता है अब हम ये देखने वाले हैं। लेकिन इसको देखने से पहले हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, और ये वो चीज़ है, ये है किडनी। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेफ्रॉन के लिए, क्योंकि हमारे सभी नेफ्रॉन जितने भी हैं वो किडनी में ही प्रेजेंट होते हैं, दोनों किडनीज में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और एक और बात बताऊं, जो नेफ्रॉन है हमारी किडनी को एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं। नेफ्रॉन ही हमारी किडनी को वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, अलग अलग तरीके से। और इसलिए क्योंकि नेफ्रॉन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, हम क्या कहते हैं नेफ्रॉन्स को, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो मैंने लिख भी दिया है, in our kidney millions of nephrons are present. These nephrons help in excretion of waste from kidney by different processes. So due to this we call nephrons as functional unit of kidney. मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आई होगी कि नेफ्रॉन को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्यों कहते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ नेफ्रॉन के बारे में, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं अब हम। तो देखिए, अब आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा नेफ्रॉन का। कुछ नेफ्रॉन का डायग्राम है, ये कुछ इस तरीके का होता है। सबसे शुरू में आपको दो आर्टरीज नज़र आई होंगी। इस आर्टरी का नाम है एफरेंट आर्टियोल और इस आर्टरी का नाम है इफरेंट आर्टियोल। ये ए से शुरू होती है और ये ई से, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ। अब इसके नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे ग्लोमेरुलस। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सा होता है और इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और उसके बाद ग्लोमेरुलस के नीचे आपको एक कप शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, जिसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। जिसको हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल के नीचे आपको एक ट्यूब सी नज़र आ रही होगी, एक ट्यूब सी। और जो ये ट्यूब है इसका नाम है प्रॉक्सिमल ट्यूबल, या फिर इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और इस ट्यूब्यूल के आगे जाते 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 हमको एक लूप सा नज़र आ रहा है, लंबा सा लूप। इस लूप को हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले। और लूप ऑफ हैनले के बाद हमें एक और ट्यूब नज़र आ रही है, और इस ट्यूब को हम कहते हैं डिस्टल ट्यूबल या फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और इस डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के नीचे आपको एक डक्ट नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो आपको मैंने इसकी मेन पार्ट्स बता दिए हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। तो अब हम इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। नेफ्रॉन फंक्शन कैसे करता है अब हम ये देखेंगे। तो देखते हैं अब हम नेफ्रॉन फंक्शन कैसे करता है। तो ये देखिए फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब इसमें होता क्या है, देखिए हमारी एफरेंट आर्टियोल से जो इम्प्योर ब्लड है बहुत ही हाई स्पीड में आता है ग्लोमेरुलस के अंदर। इम्प्योर ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर से ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, और हाई प्रेशर से ग्लोमेरुलस के अंदर आने के कारण इम्प्योर ब्लड की यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। और फिल्ट्रेशन के अंदर जो इम्प्योर ब्लड के अंदर इम्प्योर सब्सटेंसेस थे वो ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल की वॉल्स को पार करके प्रॉक्सिमल ट्यूबल में आ जाते हैं, और जो यहाँ पर प्योर ब्लड बचता है वो इफरेंट आर्टियोल से बाहर चला जाता है, इफरेंट आर्टियोल से, ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ से हमारा इम्प्योर ब्लड आया हाई प्रेशर में आने से क्या हुआ, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई, और फिल्ट्रेशन के अंदर इम्प्योर सब्सटेंसेस अलग हुए। इम्प्योर सब्सटेंसेस अलग होकर ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल की वॉल को पार करके प्रॉक्सिमल ट्यूबल में आए, और जो प्योर ब्लड था वो इफरेंट आर्टियोल से आगे चला गया, ठीक है। तो हम इसको लिख भी सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन होती है, आपको ये फिल्ट्रेशन है मैंने बताई। इम्प्योर ब्लड एंटर इनटू द ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्टियोल इन वेरी हाई प्रेशर। Due to high pressure, impure blood get filtered in glomerulus, and impure substances from impure blood passes the wall of glomerulus and Bowman's capsule. The substances which passes the wall of glomerulus and Bowman's capsule are called filtrate. जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है जिन्होंने ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल की वॉल को क्लोज किया, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ये बात मैंने नहीं बताई थी, अब आपको पता चल गई होगी। और फिल्ट्रेट के अंदर होता क्या क्या है, ग्लूकोज होता है फिल्ट्रेट के अंदर, सोल्ट्स होते हैं, यूरिया होता है, विटामिन होते हैं और वाटर होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं।
अब हम एक और प्रोसेस जानने वाले हैं, और वो प्रोसेस है, उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ क्या है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब देखिए रीएब्जॉर्प्शन कैसे होती है। मैंने बताया कि जो फिल्ट्रेट है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर आ चुका है, ठीक है। और फिल्ट्रेट के अंदर होता क्या क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, ग्लूकोज, सोल्ट्स, यूरिया, विटामिन एंड एक्सेस वाटर होता है, ठीक है। तो जब ये ग्लूकोज, सोल्ट्स, यूरिया, विटामिन और एक्सेस वाटर जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से आगे जाता जाता हेलेंस लूप में आता है, और हेलेंस लूप से डिस्टिल ट्यूब्यूल में आता है, डिस्टिल ट्यूब्यूल में जब फिल्ट्रेट आता है तो प्रोसेस होती है, तो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस होती है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हमने देखा कि जो ग्लूकोज है, सोल्ट्स हैं, यूरिया है, विटामिन और एक्सेस वाटर है, ये देखे हमने फिल्ट्रेट में, तो इसके अंदर सभी सब्सटेंस वेस्ट नहीं है। ग्लूकोज कोई वेस्ट नहीं है, सभी सोल्ट्स वेस्ट नहीं है, और ना ही विटामिन वेस्ट है। तो जो वेस्ट नहीं है उनको ब्लड फिर से रीएब्जॉर्ब करता है। तो क्या होता है कि उनको ब्लड फिर से यहाँ पर डिस्टल ट्यूबल के अंदर ब्लड उनको रीएब्जॉर्ब करता है, और जो जिस प्रोसेस से ब्लड उनको रीएब्जॉर्ब करता है उसको हम कहते हैं ओस्मोसिस। क्योंकि डिस्टल को कॉम्युलेटेड ट्यूबल के साइड बाय साइड बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज के कारण जो ग्लूकोज थे, विटामिन और सोल्ट्स थे, वो उन कैपिलरीज के अंदर ओस्मोसिस की हेल्प से चले जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई, मैं इसके बारे में लिख भी देता हूँ। When filtrate goes to distal tubule, important substances from filtrate like glucose, vitamins and some fats get reabsorbed by blood through osmosis। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये समझ आया होगा कि नेफ्रॉन फंक्शन कैसे करते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं।